वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए जीएस फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर आज 19 है। तो जीएस का ये मॉक टेस्ट है। इससे पहले 18 टेस्ट सॉल्व हो चुके हैं जो कि प्लेलिस्ट में ऐड कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ जो आज का ये टेस्ट है वो भी ऐड कर दिया गया है। आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको करते रहिए और उनके साथ इसको भी रिवाइज कर लीजिए। तो अभी तक जितने पेपर कर लिए हैं उनको पढ़िए दोबारा से। जो लोग एक बार सॉल्व कर चुके हैं, जो न्यू हैं, वो पहले सारे वीडियोस देख लेंगे। तो 150 क्वेश्चंस हैं इसमें। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज़ है। एग्जैक्ट जैसे एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वैसे ही रखे गए हैं। तो ये लेटेस्ट स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाए गए हैं। इसके साथ साथ अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके भी कोर्स परचेज कर पाएंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। पहला स्टेटमेंट है, महादेव देसाई, नरहरि पारिक और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1917 के चंपारण आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित थे। सेकेंड स्टेटमेंट है, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक खुदीराम बोस, अजय घोष और फणींद्र नाथ घोष थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। ये जो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ है इसके संस्थापक थे यतीन्द्र नाथ, अजय घोष और फणींद्र नाथ घोष। यहाँ पर खुदीराम बोस नहीं होंगे। सेकेंड क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला, फ्रंटियर गांधी ने महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी से गुप्त रूप से कहा था कि आपने हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। सेकेंड है, बाबू जगजीवन राम 19 अक्टूबर 1935 को रांची में हेमंत कमीशन के सामने उपस्थित हुए थे और पहली बार दलितों के लिए मतदान के अधिकार की मांग की थी। सी है, पुणे में जस्टिस पार्टी ने अपने ब्राह्मण विरोधी रुख के कारण सूबे में द्वैत शासन के प्रयोग को सफल बनाया था। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर पुणे नहीं, मद्रास में जस्टिस पार्टी ने अपने ब्राह्मण विरोधी रुख के कारण सूबे में द्वैत शासन के प्रयोग को सफल बनाया था। थर्ड क्वेश्चन देखिए। पहला, डीके कर्वे ने अपना जीवन हिंदू विधवाओं के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया था और विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव बने थे। सेकेंड, 1888 में पटियाला के राजा ने प्रयागराज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे सत्र के आयोजन में बहुत मूल्यवान सहायता प्रदान की थी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है और पहला सही है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन जरूर देख लीजिएगा। ऑप्शन में बी दिया है, बी में तो सेकंड होना चाहिए था या फर्स्ट, तो इस तरीके से कंफ्यूज हो कि आप गलत ऑप्शन ना चूज कर पाए। ठीक है, तो ऑप्शन बी में है केवल फर्स्ट, तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि 1888 में दरभंगा के राजा थे, पटियाला के नहीं। इन्होंने इलाहाबाद या प्रयागराज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे जो सत्र का आयोजन हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बहुत सहायता इन्होंने प्रदान की थी और इस सत्र की जो अध्यक्षता है वो जॉर्ज यूल द्वारा की गई थी। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें भी इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला है, माउंटबेटन ने पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक उत्कृष्ट साहस और दूरदर्शिता वाला नेता बताया था। बी है, चीफ खालसा दीवान ने गदर पार्टी के क्रांतिकारी को गिरा हुआ सिख और अपराधी घोषित कर दिया था। सी है, 1846 में मुदकी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ था जिसमें बड़ी मुश्किल से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी। और ऑप्शन डी में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी, क्योंकि मुदकी का युद्ध हुआ था 1845 में, ना कि 1846 में हुआ था। तो मुदकी जो है भारत का जो पंजाब राज्य इसके फिरोजपुर जिले में स्थित एक शहर है। वहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच ही युद्ध हुआ था। फिफ्थ क्वेश्चन है, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करें। पहला, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बाल विवाह के विरुद्ध चिकित्सकीय मत को रखने के लिए काम किया था। बी है, स्वामी विद्यानंद 1919 से 1920 की अवधि के दौरान दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। सी, भारत में पहला सिनेमा शो 7 जुलाई 1896 को वॉटसन होटल बॉम्बे में फ्रांस के लुमियर बंधुओं द्वारा मार्वल ऑफ द सेंचुरी के नाम से आयोजित किया गया था। डी है, डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गलत है, क्योंकि यहाँ पर बाल विवाह के विरुद्ध जो चिकित्सकीय मत को रखने का काम किया था वो अक्षय कुमार दत्त ने किया था।
सिक्स क्वेश्चन है, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करें। पहला है जीवी मावलंकर को, जो कि 1946 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, औपचारिक विग को त्यागने और गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता करने वाले ये पहले अध्यक्ष थे। बी है 1936 में भीमराव जी अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। सी है 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में एक विद्यालय प्रारंभ किया था, जो 1918 में विश्व भारती नाम से विश्वविख्यात विद्यालय परिवर्तित हो गया था। ऑप्शन डी इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन डी। सेवेंथ क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना। पहला जन गण मन तथा इकबाल का गाना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये 15 अगस्त 1947 की आधी रात को सेंट्रल असेंबली में एम.एस. सुब्बलक्ष्मी ने गाया था। बी है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने वर्ष 1947 में कांग्रेस कमेटी की बैठक में विभाजन प्रस्ताव पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण माना था। सी भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। एट्थ क्वेश्चन है, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए 14 जून 1947 को जब दिल्ली में कांग्रेस महासमिति ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार किया तो कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। बी है ऑपरेशन पोलो 13 सितंबर से 18 सितंबर 1948 के बीच हैदराबाद राज्य में सैन्य कार्यवाही के दौरान चलाया गया था। थर्ड है ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की थी कि जून 1948 से पहले जिम्मेदार लोगों को सत्ता हस्तांतरित करके अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर भी ऑप्शन डी है, क्योंकि सारे कथन सही हैं। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना। ऑप्शन ए है 27 दिसंबर 1929 को कलकत्ता में प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का आयोजन हुआ। बी है वर्ष 1939 में पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष पक्ष का चुनाव हार गए थे और सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर जीत गए थे। सी वर्ष 1929 में भारत सरकार ने जे.एच. व्हिटली की अध्यक्षता में भारतीय श्रम पर एक राज्य आयोग की नियुक्ति की घोषणा की थी। डी है 9 अगस्त 1942 को शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था, स्वतंत्रता हमारी पहुंच में और हमें इसे मजबूती से पकड़ना चाहिए। इसमें से जो गलत कथन है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि 27 दिसंबर 1928 को हुआ था कलकत्ता में प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का आयोजन। इस कांग्रेस की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 10th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनना है। पहला है माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को जिम्मेदार ठहराया था। सेकंड है अगस्त 1923 में संपन्न बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी। थर्ड है भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई थी। फोर्थ है एनी बेसेंट गर्मपंथियों और नरमपंथियों के बीच मेल मिलाप की मुख्य सूत्रधार थी। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चारों कथन इसमें सही हैं। 11th क्वेश्चन में देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, जॉन फॉस्टर डलास ने स्वतंत्रता के बाद भारत की तटस्थता की नीति को अनैतिक निष्पक्षता कहा है। सेकंड है भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। थर्ड है भारत में ब्रिटिशों ने सबसे अधिक पूंजी का निवेश रेलवे, बैंकिंग, बीमा तथा शिपिंग पर किया था। फोर्थ है सनसेट लॉ कॉर्नवालिस द्वारा स्थापित 1793 के स्थायी बंदोबस्त अधिनियम को संदर्भित करता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 12th क्वेश्चन में सारे स्टेटमेंट देखिए। पहला है लिटन साहित्य जगत में ओवेन मेरिडेथ के नाम से प्रसिद्ध थे। सेकंड है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारकर्ता कहा था। थर्ड है कर्जन ने 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था। फोर्थ है कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम सभापति चार्ल्स आयर था। फिफ्थ है वेलेजली ने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को निवेशक माना था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 13th क्वेश्चन देखिए, गलत विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए है होलकर सरकार 25 दिसंबर 1805 को राजपुर घाट की संधि के माध्यम से अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन स्वीकार करने वाले मराठा राज्यों से यशवंतराव होलकर अंतिम थे। बी है 1975 में डलहौजी द्वारा सिक्किम का भारत में विलय कर दिया गया था। थर्ड है सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट रिपन से संबंधित है। डी है युवाओं को बहादुर बनाने और उन्हें अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ने में सक्षम बनाने के लिए बाल गंगाधर तिलक द्वारा लाठी क्लब की स्थापना की गई थी। इसमें से जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है सी,
सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट आया था वेलेजली से संबंधित है ये, ना कि रिपन से, तो यहाँ पर रिपन गलत हो जाएगा, बाकी सही है। 14th क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला है लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहा था। सेकंड है 22 दिसंबर 1947 को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटेन में शाही स्वीकृति मिल गई थी। थर्ड है कॉर्नवालिस ने शिकायत की थी कि भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण बंगाल का 1/3 हिस्सा केवल वनचरों द्वारा बसाए गए जंगल में प्रत्यावर्तित हो गया है। फोर्थ है केंद्र और रियासतों के बीच सत्ता का विभाजन और रियासतों में द्विशासन मोंटेफोर्ड सुधार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। इसमें देखिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी सारे सही हैं, क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक इसको स्वीकृति मिली थी 18 जुलाई 1947 को, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 15th क्वेश्चन देखते हैं, सही विकल्प चुनना है। पहला, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1786 को एक ब्रिटिश वकील और ओरिएंटलिस्ट सर विलियम जोन्स द्वारा ओरिएंटल अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। सेकंड है मनोरंजन प्रसाद सिंह ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ बंगाली में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखी थी। थर्ड है ब्रिटिश भारत में केंद्रीय राजस्व का कुल 60% सैन्य बलों पर खर्च किया जाता था। फोर्थ है फोर्ट विलियम कॉलेज को 1802 में बंद कर दिया गया था। इसमें से जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल चौथा कथन सही है, बाकी सारे गलत हैं, क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना हुई थी वो 1784 में हुई थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। फिर ये जो मनोरंजन प्रसाद ने फिरंगिया लिखी थी ये भोजपुरी में लिखी थी, ना कि बंगाली में लिखी थी। और ब्रिटिश भारत में केंद्रीय राजस्व का कुल 40% सैन्य बलों पर खर्च किया जाता था, ना कि 60%। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 16th क्वेश्चन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेशानुसार बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति की घोषणा की थी और राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया था। सेकंड है धोंदो केशव कर्वे ने 1899 ईस्वी में पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की थी। थर्ड है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 to 55 की ईस्वी एडी के दौरान स्वरूप देने वाले डलहौजी थे। मतलब ये बताया जा रहा है जो PWD बोलते हैं आप उसके बारे में कि 1845 से 1855 के दौरान इसको जो वास्तविक स्वरूप दिया वो डलहौजी ने दिया था। फोर्थ है कार्ल मार्क्स ने औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को 3 चरणों मुक्त व्यापार, वाणिज्यिक पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद में विभाजित कर दिया था। इसका सही उत्तर होगा, केवल चौथा कथन गलत है, बाकी सारे सही हैं, क्योंकि ये कार्ल मार्क्स ने नहीं किया था, ये किया था रजनीपाल में दत्त ने। 17th क्वेश्चन है, इनमें से गलत विकल्प चुने। पहला है नॉर्थ ब्रुक के समय में पंजाब में कूका आंदोलन हुआ। सेकंड है रिपन के समय पर वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियमितीकरण हुआ। सी लैंसडाउन के समय पर स्थानीय सुशासन के संबंध में सरकारी प्रस्ताव आया 1882 का। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना होती, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। चलिए एक एक करके देखते हैं। नॉर्थ ब्रुक का जो समय था 1872 से 1876 के बीच था और पंजाब में इसी के समय पर कूका आंदोलन हुआ। रिपन का समय था 1880 से 1884, तो इसके समय पर वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति आई और स्थानीय सुशासन के संबंध में सरकारी प्रस्ताव इसी के समय पर आया था। तो ये लैंसडाउन गलत दिया गया है। लैंसडाउन के समय पर, और यही राइट आंसर होगा क्योंकि यही गलत हो गया, लैंसडाउन के समय पर भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा निर्धारण हुआ था डूरंड आयोग की स्थापना 1893 में हुई थी, क्योंकि इसका समय था 1888 से 1894। हार्डिंग द्वितीय के समय ये बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई थी, जैसे कि बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, उसी तरह इसका समय याद कर लीजिए 1910 से 1916 था। 18th क्वेश्चन है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा कांड, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित और बर्मा भारत से कब अलग हुआ। एक एक को करते हैं। सबसे पहले 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड चेम्सफोर्ड के समय पर। रीडिंग के समय पर हुई थी चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को। कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था इरविन के समय पर 1929 में हुआ था, जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। बर्मा को भारत से अलग किया गया था 1935 में और इस समय था विलिंगटन। इसका करेक्ट आंसर अब आप देख लेंगे, हो जाएगा 1 2 3 4, ऑप्शन ए करेक्ट है।
19वां प्रश्न देखिए, पहला, जहांगीर का शासनकाल मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है। सेकंड है उस्ताद, मुगल चित्रकारों को उस्ताद की उपाधि दी जाती थी। थर्ड है टेम्पेरा विधि, मुगल और राजपूत शैली की चित्रकारी होती थी वो जल रंग से चित्रित की जाती थी। फोर्थ है औरंगजेब व वीणा वादन में निपुण था। राइट आंसर ऑप्शन डी, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। 20वां प्रश्न देखिए, पहला, जहांगीर एक ऐसे गायक थे जो ऐसा गाते थे कि सूफी भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। सेकंड है शाहजहां को मुगल कालीन चित्रकला की सर्वश्रेष्ठ पारखी कहा जाता था। थर्ड है दाना परदाश विधि में चित्रों में सजीवता लाने के लिए छाया और प्रकाश का प्रयोग किया जाता था। फोर्थ है चित्रकला विभाग का गठन सबसे पहले अकबर ने किया था और अब्दुस समद को इस विभाग का प्रमुख बनाया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही है। पहला गलत है क्योंकि जहांगीर नहीं गायक थे, गायकों में से थे शाहजहां, और जहांगीर को मुगल कालीन चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ पारखी माना जाता था। तो बस यही गलत दिए गए थे, इनको क्या करेंगे हम लोग, हटाएंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 21st क्वेश्चन देखिए, पहला, अब्दुल कादिर बदायूनी ने अकबर की इच्छा के अनुरूप रामायण और महाभारत तथा कई संस्कृत कथाओं और हिंदू महाकाव्यों का फारसी में अनुवाद किया था। सेकंड है मुगल काल को फारसी कविता का ग्रीष्मकालीन काल कहा जाता था। थर्ड है मशरूत प्रथा मुगल साम्राज्य में मनसबदारों को दी जाने वाली एक प्रकार की सशर्त नियुक्ति थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 22nd क्वेश्चन देखिए, पहला, मुगल बादशाह जकात कर को आयात निर्यात कर के रूप में वसूलते थे। सेकंड है औरंगजेब ने अपने साम्राज्य से जजिया कर को समाप्त करने की घोषणा की थी, लेकिन अकबर ने 1679 में इसे पुनर्जीवित कर दिया था। थर्ड है औरंगजेब ने अकबर द्वारा प्रारंभ किए गए हिंदू राजाओं के माथे पर अपने हाथ से तिलक लगाना बंद कर दिया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पर आपको याद रखना है जो अकबर ने यहाँ पर जो जजिया कर को समाप्त करने का दिया गया है, ये औरंगजेब ने नहीं किया था, अकबर ने घोषणा की थी। इसको जीवित करने का कार्य किया था औरंगजेब ने 1679 में। अगले प्रश्न में बताना इनमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, शाहजहां ने ईरानी फारसी पद्य शैली में कवि कलीम काशानी को राजकवि भी नियुक्त किया था। बी, उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में दारा शिकोह ने सिरे अकबर शीर्षक से किया था। सी, शाहजहां को अपने दोनों बेटों दारा शिकोह और औरंगजेब को जहांगीर के पास जमानत के तौर पर रखना पड़ा था। फिर ऑप्शन डी है, शाहजहां के समय में बीकानेर में उत्तराधिकार का विवाद उत्पन्न हो गया था। इसमें से जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो डी है, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, शाहजहां के समय में जैसलमेर में उत्तराधिकार का विवाद उत्पन्न हो गया था। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। 24th क्वेश्चन एक तरफ लिस्ट 1 है जिसमें कुछ मुगल शासक हैं, उनके शासन काल दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले मैच करना अकबर का शासनकाल, ये था 1556 से 1605। जहांगीर का था 1605 से 1627। उसके बाद शाहजहां का था 1628 से 1658 और औरंगजेब का था 1658 से 1707। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 25th क्वेश्चन देखिए, पहला, मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्कों पर तख्तगाह दिल्ली और तख्तगाह ए दौलताबाद लिखा हुआ मिलता है। सेकंड है, इल्तुतमिश के सिक्कों पर पहली बार बगदाद के अब्बासिद खलीफा अल मुस्तानसिर बिल्लाह को उल्लेख मिलता है इनके बारे में। थर्ड है, महमूद गजनवी भारतीय शैली में सिक्के जारी करने वाला पहला मुस्लिम शासक था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 26th क्वेश्चन देखिए, पहला, सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था। सेकंड है, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित सिरी को दूसरी दिल्ली के नाम से जाना जाता था। थर्ड, 14वीं शताब्दी के सरबन शिलालेख में दिल्ली के इतिहास के साथ साथ दिल्ली के सुल्तानों को तुरुस्क कहकर संबोधित किया गया है। फोर्थ, 13वीं शताब्दी के पालम बावली शिलालेख में दिल्ली को उधारा नामक व्यक्ति द्वारा बसाया हुआ बताया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों स्टेटमेंट सही हैं। 27th क्वेश्चन में पहला है, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 629 से 644 ईस्वी के दौरान भारत का दौरा किया था। सेकंड है, हर्ष का समकालीन वल्लभी राजा ध्रुवसेन द्वितीय था। थर्ड है, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी मूलतः कन्नौज थी, परंतु उसने इसे थानेश्वर स्थानांतरित कर दिया था।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी राजधानी थी मूलतः थानेश्वर थी और इन्होंने स्थानांतरित कहाँ की थी, तो कन्नौज कर दी थी। बस यही गलत दिया गया। नर्मदा नदी उनके साम्राज्य की दक्षिणी सीमा हुआ करती थी। हर्ष का समकालीन था वल्लभी राजा ध्रुवसेन द्वितीय और हर्ष ने उसे हरा दिया था, लेकिन बाद में अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया था। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन थी। सेकंड है, गुप्त काल में भूमि अभिलेख या आलेखों को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त अधिकारी को कार्णिक कहा जाता था। थर्ड है, राजशेखर ने नर्मदा नदी को आर्यवर्त और दक्षिणापथ को विभाजित करने वाली रेखा माना है। फोर्थ है, सोगौरा अभिलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे करेक्ट है। 29वां क्वेश्चन है, पहला है, भुगतान संतुलन में घाटे को सुधारने के लिए आयात नियंत्रण, निर्यात प्रोत्साहन, विदेशी मुद्रा नियंत्रण और अवमूल्यन को उपाय के रूप में उपयोग किया जा सकता है। सेकंड है, भुगतान संतुलन में किसी विशेष देश के निवासियों द्वारा एक विशेष समय अवधि में शेष विश्व के साथ किए गए लेन देन शामिल होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है, अपूर्ण प्रतियोगिता तथा बाह्यताएं को बाजार की विफलता का कारण कहा जा सकता है। सेकंड है, राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व के बीच के अंतर को दर्शाता है। थर्ड है, प्रतिस्पर्धा विधेयक 2022 का उद्देश्य प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में संशोधन करना है, जो कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के दायरे में आता है। राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 31 क्वेश्चन में गलत विकल्प चुनना है। ऑप्शन ए, जॉन मेनॉर्ड कीन्स के अनुसार किसी देश में रोजगार की मात्रा वस्तुओं और सेवाओं के लिए लोगों की प्रभावी मांग के स्तर पर निर्भर करती है। सेकंड है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जॉन मेनॉर्ड कीन्स के द्वारा लिखित 1936 में प्रकाशित आर्थिक सिद्धांत का एक मौलिक कार्य है। सी है, जॉन मेनॉर्ड कीन्स ने बचत के विरोधाभास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 32वां क्वेश्चन है, पहला कथन है, केंद्र सरकार ने भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए एजेंडा तैयार करने के लिए 1991 में प्रोफेसर राजा चिलैया के नेतृत्व में एक कर सुधार समिति नियुक्त की थी। सेकंड है, तरलता समायोजन सुविधा बैंकिंग प्रणाली में तरलता का प्रबंधन करने के लिए आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति उपकरण नरसिम्हम समिति की सिफारिश पर वर्ष 2002 में अपनाया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पहला कथन सही है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर जो डेट है वो इनकरेक्ट दे दी गई, ये होगी 2000 में अपनाया गया था। 33 क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए, विनिर्माण उद्योग ने 1991 की नई आर्थिक नीति के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था के विस्तार का नेतृत्व किया था। सेकंड है, नरसिम्हम समिति की सिफारिश पर 1992 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को वैधानिक मान्यता दी गई थी। सी है, गुन्नार मिर्डल ने 1968 में एशियन ड्रामा एंड इंक्वायरी इन द पॉवर्टी ऑफ नेशंस प्रकाशित की थी। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गलत है, क्योंकि विनिर्माण उद्योग नहीं, सेवा उद्योग ने 1991 की नई आर्थिक नीति के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था के विस्तार का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, गलत विकल्प चुनना है। पहला, अमर्त्य सेन द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है, उसका नाम है पॉवर्टी एंड फेमिन्स, एन एसे ऑन एंटाइटलमेंट एंड डिप्राइवेशन, ये इन्होंने लिखी है। फिर है जिम्मी सोनी, ये एक अमेरिकी लेखक हैं और इन्होंने लिखा द फाउंडर्स, द स्टोरी ऑफ पेपाल एंड एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी, उसके आगे की भी है, ये पूरी पुस्तक का नाम नहीं पढ़ा मैंने, वो शेप्ड सिलिकॉन वैली, ठीक है, ये पूरी पुस्तक का नाम है। तो अगला जो ऑप्शन है वो देशों को माध्यम और दीर्घकालिक भुगतान संतुलन की समस्याओं से निपटने में मदद करने के लिए आईएमएफ द्वारा 1974 में विस्तारित निधि सुविधा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है, सब सही है। 35वां क्वेश्चन है, गलत विकल्प चुनना है। पहला है, कारक मूल्य सामान्यीकरण एक आर्थिक सिद्धांत है जिसे 1948 में पॉल ए सैमुएल्सन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बी है, 1890 में अल्फ्रेड मार्शल द्वारा पूर्ति और मांग का सिद्धांत दिया गया था। सी है, पॉल एंथोनी सैमुएल्सन ने उधार दे कोष सिद्धांत दिया था, लोनेबल फंड थ्योरी दी थी। ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें जो उधार दे कोष सिद्धांत ये गलत दिया है, ये ए एच हेंसन ने दिया था।
ना कि पॉल एंथोनी सैमुएल्सन ने। 36 क्वेश्चन है, उरुग्वे राउंड निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा WTO। ऑप्शन सी करेक्ट है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या विश्व व्यापार संगठन द्वारा। 37 क्वेश्चन देखिए, पहला लेन देन की मात्रा और मांगे गए धन की मात्रा में अप्रत्यक्ष संबंध होता है। सेकंड है मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार मुद्रा का परिमाण सिद्धांत मुद्रा की मांग का सिद्धांत है। थर्ड है पैसे की लेन देन की मांग के संदर्भ में वर्गमूल नियम का विकास अमेरिकी अर्थशास्त्री विलियम जैक बॉमेल द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सेकंड और थर्ड सही है, पहला गलत है, क्योंकि लेन देन की मात्रा और मांगे गए धन की मात्रा में सीधा संबंध होता है। 38 क्वेश्चन है, पहला कथन है प्रतिवर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को आयोजित होने वाला अर्थ आवर प्रकृति के लिए विश्व वन्यजीव कोष की वार्षिक पहल है, जिसे 2007 में शुरू किया गया था। सेकंड है टाइलर पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के संबंध में दिया जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट हैं। 39 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, इंग्लैंड में जुलाई 2022 में लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया। सेकंड है राष्ट्रीय वन नीति 1988 में प्रस्तावित किया गया कि पारिस्थितिक संतुलन को मजबूत करने के लिए 33% क्षेत्र वन के अंतर्गत होना चाहिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट है। 40वां प्रश्न देखिए, पहला कथन है संघाई सहयोग संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 15 जून 2001 को संघाई में की गई थी। सेकंड है संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट है। 41 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना 1962 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 संख्या 59 सन 1960 की धारा 4 के तहत की गई थी। सेकंड है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 28 जुलाई 2022 को स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण के अधिकार को मानव अधिकार के रूप में मान्यता देने का एक प्रस्ताव पारित किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट है। 42 क्वेश्चन है, पहला कथन है जैविक अपशिष्टों द्वारा जल प्रदूषण को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के संदर्भ में मापा जाता है। सेकंड है ग्रीन मफलर हरे पौधे लगाकर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अपनाया गया एक उपाय है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट है। 43 क्वेश्चन में देखिए, पहला कथन है एजेंडा 21 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन का एक उत्पाद है। सेकंड है एजेंडा 21 का सीधा संबंध आर्थिक विकास से है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि एजेंडा 21 रिलेटेड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, अर्थात सतत विकास से। 44 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है अप्रैल 2021 में ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लिए नेट शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करने के लिए कनाडा नए नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम का हिस्सा बन गया था। सेकंड है कनाडा के अलावा USA, सऊदी अरब, नॉर्वे तथा कतर नेट जीरो प्रोड्यूसर्स फोरम के सदस्य हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कनाडा नहीं सऊदी अरब होगा, और सऊदी अरब के अलावा ही यहाँ पर कनाडा, USA, नॉर्वे, कतर ये नेट ज़ीरो प्रोड्यूसर फोरम के सदस्य हैं पहले से। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन है, दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन अगर लिखने के पर्पज से देखा जाए तो यहाँ पर होना चाहिए था कनाडा की जगह सऊदी अरब के अलावा। इस तरीके से इनमें से कोई भी कथन सही नहीं होता, बट यहाँ पर आपको याद रखना, इसलिए मैंने बता दिया इसमें जितने भी सदस्य हैं उनके बारे में। 45 क्वेश्चन देखिए, पहला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में। सेकंड है केंद्रीय भालू अनुसंधान संस्थान शिमला में। थर्ड है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। फोर्थ है केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान चिकमंगलुरु में है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे करेक्ट हैं। अब इस प्रश्न में बताना है कौन सा विकल्प गलत है। पहला विकल्प देखिए, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार 5 माइक्रोन से कम होता है। बी है आर्जीमोन के बीज का उपयोग आमतौर पर सरसों के बीज में मिलावट के रूप में किया जाता है। सी अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की परिभाषा के अनुसार कोई प्रजाति तब विलुप्त मानी जाती जब वह 50 वर्षों तक अपने प्रकृति आवास में न देखी गई हो। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
47 क्वेश्चन देखिए, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला है भारतीय पारिस्थितिकी और पर्यावरण संस्थान की स्थापना 5 जून 1980 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर की गई थी। सेकंड है हीलियम गैस एक अक्रिय और गैर ज्वलनशील गैस है जिसका उपयोग मौसम संबंधी अवलोकनों के लिए गुब्बारे भरने में किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। में से कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे सही। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है गोवा का चोराव द्वीप एक संरक्षित कच्छ वनस्पति या मैंग्रोव क्षेत्र है। सेकंड है भूटान विश्व का प्रथम कार्बन नेगेटिव देश है। थर्ड स्टेटमेंट है सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड सार्वत्रिक तापन ग्लोबल वार्मिंग, अर्थात ये जो हम लोग बोलते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग, उसी को हिंदी में लिखा गया है, इससे सीधे योगदान नहीं करते हैं। फोर्थ है आर्ने नीस ने वर्ष 1973 में सबसे पहले गहन पारिस्थितिकी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 49 क्वेश्चन देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री जैव विविधता केंद्र का उद्घाटन 2011 में जामनगर गुजरात में किया गया था। सेकंड है पारिस्थितिकी पदचिन्ह या पदछाप आमतौर पर वैश्विक हेक्टेयर में मापा जाता है, ग्लोबल हेक्टेयर्स में। थर्ड है पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता का प्रतिनिधित्व करती है। थर्मोक्लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो ये लवणता प्रवणता होती है जल का, उसको। हेलोक्लाइन किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान में परिवर्तन को दर्शाती है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। फोर्थ और फिफ्थ इनकरेक्ट है, बाकी सही है। थर्मोक्लाइन क्या होगा, तापमान बढ़ता है गहराई में जाने के साथ या घटता है, इसमें जो परिवर्तन है वो मापते हैं। हेलोक्लाइन क्या करता है, जल निकाय में लवणता प्रवणता का प्रतिनिधित्व करेगा, अर्थात सैलिनिटी ग्रेडियंट को मापने का कार्य करेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला यूकेलिप्टिस के पौधे को उनकी अत्यधिक जल धारण क्षमता के कारण पर्यावरण शत्रु घोषित किया गया है। सेकंड, भारतीय संविधान विश्व का पहला संविधान है जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए विशिष्ट प्रावधान है। थर्ड, इंदिरा गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के लिए देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि राजीव गांधी वन्यजीव पुरस्कार दिया जाता है वन्यजीव संरक्षण के लिए और ये देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। बाकी सारे सही हैं। 51 क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट की स्थापना 1976 में भारतीय मगरमच्छों के संरक्षण और लुप्तप्राय सरीसृपों की अन्य प्रजातियों के संरक्षण के लिए कार्यक्रम स्थापित करने के लिए की गई थी। बी है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों को पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करती है। सी, ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित नंदकानन जूलॉजिकल पार्क ने जानवरों के लिए संसाधन जुटाने और जानवरों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अडॉप्ट एन एनिमल प्रोग्राम शुरू किया था। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर भी ऑप्शन डी है, क्योंकि कोई कथन गलत ही नहीं है। 52nd क्वेश्चन है, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करें। ऑप्शन ए है वह प्राकृतिक आपदा जिसमें किसी गहरी झील के पानी से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, लिमिनिक कहलाती है। बी है ISO 14000 श्रृंखला के मानक पर्यावरण को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करते हैं। सी, मानवीय गतिविधियों द्वारा लाए गए प्रतिकूल परिवर्तनों को पर्यावरण अपकर्ष कहा जाता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। थर्ड है फोर्थ है माफ कीजिएगा, चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। वह प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के पानी से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, लिमिनिक कहलाती है, ऐसा दिया गया है। और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 53rd क्वेश्चन है, पहला कथन 101वें संशोधन अधिनियम 2016 के अंतर्गत देश में एक नई कर प्रणाली वस्तु और सेवा कर का मार्ग प्रशस्त हुआ था। सेकंड, इसके लिए संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में एक नया अनुच्छेद 279A जोड़ा गया था। थर्ड स्टेटमेंट है, राष्ट्रपति ने 2016 में आदेश से वस्तु और सेवा कर परिषद की स्थापना की थी। फोर्थ स्टेटमेंट है, वस्तु और सेवा कर परिषद का सचिवालय बेंगलुरु में स्थित है। यहाँ पर जो सही उत्तर है वो उसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। चौथा गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, क्योंकि GST का जो सचिवालय है वो लोकेटेड है नई दिल्ली में है, तो यहाँ पर बेंगलुरु गलत दिया गया है। 54th क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रमिकों को प्राथमिकता देते हुए 16 अक्टूबर 2014 को श्रमेव जयते इस योजना शुरू की थी।
सेकंड है चूंकि श्रम समवर्ती सूची का विषय, इसलिए केंद्र और राज्य दोनों को इस कानून पर नियम बनाने का अधिकार है। थर्ड है वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2016 जुलाई 2018 से लागू हुआ था। भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में पहली बार भुगतान संतुलन की समस्या जून 1989 में एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। दूसरा और तीसरा गलत है, क्योंकि ये जो वस्तु और सेवा कर अधिनियम है 2016, ये 2017 से लागू हुआ था, और ये जो भुगतान संतुलन की समस्या है जून 1991 में एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आई थी। ऑप्शन ए करेक्ट है। 55th क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ऑप्शन ए 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। बी है 19 जुलाई 1969 को देशों के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। सी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1976 को हुई थी तथा उस समय इनकी संख्या 5 थी। डी है 21 गोकुल ग्रामों को एकीकृत पशुधन विकास केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए वर्ष 2019 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया था। इसमें से जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, गलत दिया गया है। बाकी सारे सही हैं, तो इसमें गलती क्या है, यहाँ पर बस डेट गलत है, ईयर गलत है, 1975 होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। 56 क्वेश्चन में सही विकल्प चुनना है। पहला, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को सफेद क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू किया गया ग्रामीण विकास कार्यक्रम था। थर्ड, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में शुरू हुआ था। और फोर्थ, इसी वर्गीज कुरियन को भारत में सफेद क्रांति के पिता के रूप में, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन के रूप में हम लोग जानते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना चाहूँगी। आप लोग के ढेर सारे कमेंट आए हुए हैं, मुझे पता है आप लोग रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, काफ़ी कन्फ्यूज़न और किसी क्वेश्चन में डाउट है उसके लिए, लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मेरी तबीयत नहीं सही है तो मैं ध्यान नहीं दे पाई हूँ, अभी देख नहीं पाई हूँ। आप सभी के क्वेश्चंस का, आप सभी के कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, बस 1-2 दिन का टाइम लगेगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। तो जो भी कन्फ्यूज़न है आप लोग भेज रहे हैं, अच्छा लग रहा है और उनको मैं क्लियर करती हूँ। और ये टेस्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो जो मॉक टेस्ट जीएस के होने थे वो हो चुके हैं। तो अब जो अब तक जितने कर लिए, 1-2 जो भी है, अब जो बचे हुए ये करके जो भी हैं उनको रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। मैंने कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा स्पीड भी नहीं रखी और बहुत कम भी नहीं रखी है, इतना नॉर्मल है जितने में आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। रीड करना बहुत ज़रूरी है, रीड नहीं करूँगी क्वेश्चन तो आप बताइए कैसे आंसर एक्सप्लेन कर पाऊँगी। तो क्वेश्चन रीड करती हूँ, उसके अलावा बस मैं ये ऑप्शंस नहीं रीड करती हूँ, वो आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ जिससे आपका समय बच जाए। दोबारा रिवीजन करना हो स्पीड बढ़ा लीजिएगा, आसानी से आप देख पाएंगे वीडियो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 57 क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। पहला कथन है इसका, वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति कृषोन्नति योजना शुरू की गई थी। सेकेंड, 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों के विकास में उनके काम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। थर्ड है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार आय और धन पर कर लगाकर आर्थिक असमानता को कम करने का प्रयास करती है। फोर्थ है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट सही हैं। 58 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। पहला, राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना। सेकेंड है, मध्याह्न भोजन योजना। थर्ड है, इंदिरा आवास योजना। और फोर्थ है, जवाहर रोजगार योजना। इनको हमें क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो देखिए, जो राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना आई थी ये 2005 में आई, एक एक करके लिखते जाइए। मध्याह्न भोजन योजना, ठीक है, इसको याद कर लीजिए, आई 1995 में। इंदिरा आवास योजना 1985 में। जवाहर रोजगार योजना 1989 में। ठीक है, ये जो इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1986 का, ये सब 7वीं पंचवर्षीय योजना में आए थे। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 1985 से 90। ठीक है, और इसके अलावा जो आप ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना पढ़ते हैं 1993 का, मध्याह्न भोजन योजना भी पढ़ी ना आपने इसमें 1995 की, ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में आए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये सारी किसमें आई, 11वीं योजना में। 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो आपकी दी गई राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना, ये सब कब रही, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। सारी पंचवर्षीय योजनाएं जरूर आप लोग पढ़ लीजिए, जरूरी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3, 4, 2, 1।
69 क्वेश्चन है, कोपेन की योजना के अनुसार जलवायु के वर्गीकरण के संबंध में सही विकल्प चुनें। पहला है देखिए BWHW, ये जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए। देखिए कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण किया उसका एक कोड दे दिया, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल कोड, उनके अनुसार विभाजित किया है और उनको आपको तैयार करना होता है। BSHW, इसमें राजस्थान का पश्चिमी भाग, DFC अरुणाचल प्रदेश, E है उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये जो DFC वाला कोड है ये किसके लिए? अरुणाचल प्रदेश की जलवायु के लिए है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कैसी जलवायु होती है इसको भी एक एक करके देखते जाएंगे। तो जो DFC है लघु ग्रीष्म और ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश होता है। शायद इंग्लिश में आप और अच्छे से समझ पाएंगे। कोल्ड ह्यूमिड विंटर विथ शॉर्ट समर होता है। ये जो लोकेशन होगी, ये जो जलवायु होगी वो DFC से हम लोग डिनोट करते हैं। फिर जो है BWHW, ये हॉट डिज़र्ट वाली होती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब कि हॉट टेम्परेचर रहेगा। डिज़र्ट वाला रीजन जैसे कि राजस्थान का पश्चिमी भाग हो गया ना, वो इसमें ले लेंगे। फिर आता है BSHW, ये सेमी एरिड स्टेपी क्लाइमेट होता है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात हो गया, वेस्टर्न राजस्थान, पंजाब, ये सब आते हैं, ठीक है। इनको मैच करेंगे। फिर एक दिया हुआ है आपको पोलर टाइप का ई जो है ये पोलर टाइप का होता है क्लाइमेट। हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में पाया जाएगा ई टाइप का। तो ये मैंने इससे मैच कर दिया। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। जिन्होंने भी मुझसे क्लास की है ना, तो उन्होंने ये टॉपिक पढ़ा होगा, उनको ये प्रिपेयर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सर्पगंधा का उपयोग रक्तचाप के इलाज के लिए करते हैं, ब्लड प्रेशर के लिए। सेकंड है, जो अर्जुन के पेड़ की ताज़ी पत्तियां हैं इनसे जो रस निकालते हैं वो कान के दर्द में इलाज करने के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड है, कचनार का जो प्रयोग है वो अस्थमा और फोड़ा इनको ठीक करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। 61 देखिए, पहला स्टेटमेंट है 30 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित तीनों द्वीपों के नाम परिवर्तित किए गए थे। सेकंड है, इसमें जो द्वीपों में है राजद्वीप समूह का नाम बदला गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। हेवलॉक आइलैंड का नाम बदला गया, शहीद द्वीप किया गया है। और नील समूह द्वीप का नाम बदल करके किया है स्वराज द्वीप। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है। इसमें थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी दोनों सही हैं। अब इनमें गलती क्या है वो भी देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए सही है। देखिए, जो नील द्वीप समूह है इसका नाम रखा गया शहीद द्वीप, और जो हेवलॉक द्वीप है इसका नाम रखा गया स्वराज द्वीप। बस इतनी गलती है। अगले प्रश्न में इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करिए। पहला, MP के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हर साल नवंबर महीने में मोगली महोत्सव मनाया जाता है। बी, केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 22 अक्टूबर 2010 में हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया था। सी है, 27 दिसंबर 2018 को उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान के द्वारा MP के जबलपुर में देश का पहला स्पाइडर इंटरप्रिटेशन सेंटर अरेक्नेरियम स्थापित किया गया था। डी है, लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। इसका सही उत्तर जो है वो होगा ऑप्शन ए। ये गलत है, क्योंकि MP के पेंच टाइगर रिजर्व में हर साल नवंबर महीने में मोगली महोत्सव मनाया जाता है, ना कि बांधवगढ़ में। 63rd क्वेश्चन है, शीशम और महोगनी के पेड़ मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों के एग्जाम्पल हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये जो शीशम, महोगनी, ये सारे किसके एग्जाम्पल? शीशम को ही रोजवुड कहते हैं, याद रखिएगा। ये एग्जाम्पल हो जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के। इसके अलावा आप और भी एग्जाम्पल याद कर लीजिए, जैसे सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के, ये सारे ट्रॉपिकल ही दिए गए हैं। तो इसका हो जाएगा साइडर और होलक। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन दिए गए हैं, जिन्हें बोलते हैं मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। महुआ और चंदन इसके एग्जाम्पल हैं। फिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के अमलतास और अक्सलवुड होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे अधिक हो सकती है। सेकंड है, हिमटोप जलवायु कनाडा और USA के आंतरिक भागों में पाई जाती है। थर्ड है, क्लॉडियस टॉल्मी ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन कर भूकेंद्रित अवधारणा का प्रतिपादन किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो हिमटोप जलवायु है ये ग्रीनलैंड में मिलेगी, अंटार्कटिका के आंतरिक भाग में पाई जाएगी।
65th क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त जलधारा समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। बी है विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। सी है लुधियाना नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। और डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। गलत है, यहाँ पे लुधियाना नगर नहीं है, इसकी जगह अंबाला नगर होगा। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला, भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में रानीगंज तथा झारखंड में झरिया, धनबाद और बोकारो हैं। सेकंड है, भारत में पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक क्षेत्र असम में डिगोई, मुंबई में बॉम्बे हाई, कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट। अगले प्रश्न में परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, उनसे संबंधित राज्य हैं। एक एक करके मैच करना है। सबसे पहले देखेंगे नरौरा यूपी में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र, कैगा हो जाएगा कर्नाटक। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, सारे कथन देख करके सही विकल्प चुनना है। पहला, पटसन की फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। सेकंड है, पटसन को सुनहरा रेशा के रूप में जानते हैं। थर्ड है, पटसन जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। फोर्थ है, पटसन फसल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है, ट्रॉपिकल रीजन्स में। फिफ्थ है, भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। पहला कथन केवल गलत है, बाकी सब सही है। क्योंकि ये जो ढाल वाली, जो पर्वतीय ढाल वाली जो जगह होती है वो उपयुक्त होती है कॉफ़ी की फसल के लिए, ना कि पटसन के लिए। और जो जलोढ़ मृदा होती है या फिर दोमट मिट्टी जिसे बोलते हैं, वो कॉफ़ी के लिए बहुत उपयुक्त होती है। और इनकी जो वृद्धि है कॉफ़ी की कहाँ पे होगी? पर्वतीय ढाल ज़्यादा उपयुक्त रहता है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। सेकंड, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। थर्ड है, वे सभी प्रक्रियाएं जो भूपर्वतीय के भागों को संचालित, उत्थापित तथा निर्मित करती पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। फोर्थ है, कार्बोनेशन फेल्सपार और सल्फेट खनिज को पृथक करने में एक आम सहायक प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। केवल चौथा स्टेटमेंट गलत होगा, बाकी सारे सही हैं। कार्बोनेशन जो होता है वो फेल्सपार, और यहाँ पर जो दिया गया है ये सल्फेट के खनिज, ये गलत होगा। इसमें होंगे कार्बोनेट के खनिज को पृथक करने में एक आम सहायक प्रक्रिया होगी। अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुनना। पहला, पृथ्वी द्वारा भेजी गई रेडियो तरंगें क्षोभ मंडल के माध्यम से वापस पृथ्वी पर लौट आती हैं। सेकंड है, ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। थर्ड है, क्षोभ मंडल जैविक क्रियाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। और फोर्थ है, मौसम में परिवर्तन क्षोभ मंडल में होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। केवल पहला कथन छोड़ के सब सही है, क्योंकि जो रेडियो तरंगें होती हैं वो आयन मंडल के माध्यम से पृथ्वी पर वापस लौट आती हैं, ना कि क्षोभ मंडल से। 71st क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है, अपक्षय में धरातल के पदार्थों का बहुत थोड़ा अथवा नगण्य संचालन होता है या एक स्वस्थाने या तदस्थन प्रक्रिया। स्वस्थाने का मतलब इन सीटू या फिर ऑन सीटू। सेकंड है, दाब, आयतन और तापमान में परिवर्तन की प्रक्रिया के फलस्वरूप कायांतरित सेलों का निर्माण होता है। थर्ड है, हैरी हेस ने वर्ष 1961 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की जिसे सागरीय अधस्थल विस्तार के नाम से जानते हैं, अर्थात इसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग बोलते हैं। फोर्थ, अटलांटिक महासागर के किनारों का सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्र में होने के कारण रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। चौथा स्टेटमेंट छोड़ करके सारे सही हैं। तो ये रिंग ऑफ फायर कहाँ है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, यही गलत दिया गया। ये पैसिफिक रीजन में होगा। तो प्रशांत महासागर के किनारों का जो सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है वो रिंग ऑफ फायर कहलाता है। 72nd क्वेश्चन देखिए, पहला, क्रोड भारी पदार्थों मुख्य रूप से निकल तथा लोहे का बना होता है, इसलिए नीफे परत के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड, वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती भूकंप का उद्गम केंद्र कहलाता है, जिसे अवकेंद्र भी कहा जाता है। थर्ड, वर्ष 1838 में सर जॉर्ज डार्विन ने यह सुझाव दिया था कि प्रारंभ में पृथ्वी और चंद्रमा तेजी से घूमते हुए एक ही पिंड हुआ करते थे। फोर्थ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने अगस्त 2008 में प्लूटो का दर्जा घटाकर बौना ग्रह कर दिया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। करेक्ट है तीनों, चौथा स्टेटमेंट गलत है।
क्योंकि प्लूटो को बौना ग्रह घोषित किया गया 2006 में, ना कि 2008 में। 73rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुनें। यूपी में कैलाश मेला लगता है, गोवा का सिगमो मेला है, मेघालय का मोत्सु महोत्सव और पुदुचेरी का अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव है। इसमें जो गलत दिया गया वो होगा ऑप्शन सी मेघालय। ये जो मोक्सु महोत्सव दिया गया, मोत्सु महोत्सव माफ़ कीजिएगा, मेघालय में होता है नोंग क्रेम फेस्टिवल तथा खासी फेस्टिवल, और जो ये मोत्सु फेस्टिवल है और हॉर्नबिल फेस्टिवल ये होते हैं नागालैंड में। बाकी सारे सही दिए गए हैं। 74th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया आपसे। तो सबसे पहले देखिए, कांथा कढ़ाई वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की, बोमकाई साड़ियाँ असम, अजरक छपाई गुजरात, पैटकर चित्रकारी झारखंड। इसमें से जो गलत है वो ऑप्शन बी है, बोमकाई साड़ियाँ मिलती हैं उड़ीसा में, ना कि असम में। 75th क्वेश्चन में गलत विकल्प चुनना है। पहला है मातमगी 1972 पहली मणिपुरी फिल्म थी। बी है सीता विवाह 1936 ये पहली राजस्थान फिल्म थी। सी है जय मोती 1935 पहली असमिया फिल्म थी। और डी है नरसिंह मेहता 1932 पहली गुजराती फिल्म थी। इसमें से जो गलत ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सीता विवाह 1936 मतलब 1936 में ये पहली ओडिया फिल्म थी, ना कि राजस्थानी। नजराना 1942 में पहली राजस्थानी फिल्म थी। 76 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। कुछ आर्टिकल्स दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड प्रावधान है। एक एक करके सबको देखेंगे क्योंकि इसमें से केवल एक ही सही है। तो आर्टिकल 98 में बताया गया राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, गलत हो जाएगा। ये आर्टिकल 1998 में संसद का सचिवालय है और राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है आर्टिकल 159 में। क्लियर। आर्टिकल 110 में बता रहे हैं संसद का सचिवालय, गलत है। इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। संसद का सचिवालय है आर्टिकल 98 में। क्लियर। आर्टिकल 159 धन विधेयक की परिभाषा, देखिए गलत हो गया, मैंने बताया धन विधेयक की परिभाषा 110 में है। तो सही क्या होगा, आर्टिकल 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन। 77th क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना। पहला, सिंधी भाषा को 21वें संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फिर होता है 71वां संशोधन 1991 में, इसके द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई। सी है 92nd अमेंडमेंट 2003 का, जिससे डोगरी, बोडो, मैथिली, संथाली जोड़ी गई। और डी है 96 2011 का, जिसके द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया कर दिया गया इस भाषा को। इसमें से जो गलत होगा वो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि जो 71वां संशोधन हुआ था वो 1992 में हुआ था, ना कि 1991। 78th क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में की गई थी। सेकंड, 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें दोनों करेक्ट हैं। अब इस प्रश्न में गलत विकल्प चुनना। पहला, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसके तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति मिली। सेकंड, इस पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। सीएसी के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया। और डी, इसके अंतर्गत द्वैत शासन की व्यवस्था शुरू हुई। यहाँ पर जो गलत है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि जो ईसाई मिशनरी भारत आने की अनुमति मिलती वो 1813 के चार्टर से मिली थी। अगला प्रश्न देखिए, कथन कौन से सही है बताना है। पहला है 1853 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग किए गए। सेकंड, 1833 के चार्टर के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं इनको किसी भी निजी व्यवसाय में शामिल होने या मूल निवासियों से उपहार या रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये प्रावधान किए गए थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। 81st क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना। पहला, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। सेकंड है, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1949 को राष्ट्रगान को अपनाया था। थर्ड है, संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। जो राष्ट्रगान है ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। 82nd क्वेश्चन देखिए, पहला, हाथी को संविधान सभा के प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। सेकंड है, सर BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। थर्ड, HVR अयंगर संविधान सभा के सचिव थे।
4th एस एन मुखर्जी संविधान सभा में संविधान के मुख्य प्रारूपकार थे। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 83rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित प्रावधान है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही उत्तर देना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 132 के तहत। तो 132 अपीली क्षेत्राधिकार, 131 में केंद्र राज्य और अंतर्राज्य विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र का प्रावधान है। 133 में दीवानी मामलों में जो सुप्रीम कोर्ट की अपीली क्षेत्राधिकार है, और आर्टिकल 134 में होता है आपराधिक मामलों में जो अपीली क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का। 84th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है डीपीएसपी, ऑप्शन सी है जीएसटी और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, वस्तु और सेवा कर परिषद जीएसटी जिसे बोलते हैं आप, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। मतलब कि संसद के विशेष बहुमत द्वारा इसमें पूछा गया, ठीक है। तो संसद के विशेष बहुमत द्वारा मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, इनमें संशोधन होता है। 85th क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है संविधान सभा ने 24 जनवरी 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना था। सेकंड है भीमराव अंबेडकर जी को 26 नवंबर 1949 को द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव पेश किया गया था। थर्ड है संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की थी। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में 24 जनवरी 1950 को चुना था। अब इस प्रश्न में गलत विकल्प चुनना। पहला, 1934 में भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार एम एन रॉय ने रखा। सेकंड है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन 1945 को आयोजित किया गया था। सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। डी, 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत के संविधान को बनाने के लिए एक नए संविधान सभा की मांग की थी। इसमें से जो गलत ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर 1939 ही 1935 में ऐसी मांग की गई थी। अब इस प्रश्न में गलत विकल्प कौन सा वो बताइए। पहला, संघ की कार्यकारिणी में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी शामिल होते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सी है वर्ष 1942 में पहली बार क्रिप्स मिशन ने निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। डी, वर्ष 1946 में गठित अंतिम सरकार ने जवाहरलाल नेहरू को कार्यपालिका परिषद का उप सभापति बनाया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गलत है, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम आया था 1935 जिसके तहत अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी इसकी अध्यक्षता की डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 10 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात संविधान सभा में कही थी। डी, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। इनमें से कौन सा कथन इसमें गलत है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर 15 वर्षों के लिए स्थगित करने को उन्होंने कहा था, न कि 10 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न देखिए, गलत विकल्प चुनना है। पहला ऑप्शन है आई आर कोएलो केस ने संविधान में मूल संरचना सिद्धांत की सर्वोच्चता की पुष्टि की थी, जो भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित है। ये भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। सी, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम, आपराधिक मामलों तथा शिक्षा को भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। डी, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची जिसे 1985 में 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया था, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। इसमें से जो गलत है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि यहाँ पर अनुसूची बस गलत दी गई है, नवी अनुसूची होगा। ये जो आई आर कोएलोवाद है ये इससे रिलेटेड था। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुने। पहला, राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता वर्ष 1968 में प्रथम बार दी गई थी। बी, 1963 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पुनर्जीवित करने और राष्ट्रीय विकास में इसके योगदान को बढ़ाने के लिए कामराज योजना बनाई गई थी। सी, भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है।
डी पंचायतों और नगर पालिकाओं संबंधी चुनाव संबंधित राज्य के निर्वाचन आयोग संपादित किए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि इनको मान्यता दी गई 1985 में, ना कि 1968। 91st क्वेश्चन देखिए, पहला सोनार नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बी पायरोमीटर का उपयोग करते पवन वेग के मापने के लिए। सी थर्ड है एनीमोमीटर का प्रयोग होता है उच्च ताप के मापन के लिए। फोर्थ है ऑडियोमीटर श्रवण क्षमता मापने का यंत्र है। राइट आंसर ऑप्शन डी सेकंड और थर्ड गलत है। पायरोमीटर का उपयोग करते हैं उच्च ताप मापने के लिए। एनीमोमीटर का उपयोग होता है पवन वेग के मापने के लिए। 92nd में देखिए, पहला कथन है वॉशिंग मशीन अब केंद्रीय बल पर कार्य करती है। सेकंड है हवाओं में दो प्रकार की ऊर्जा होती है, स्थितिज और गतिज। थर्ड है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। सही उत्तर है ऑप्शन ए, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। दूसरा गलत है, क्योंकि हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है, स्थितिज नहीं होती। 93rd क्वेश्चन देखिए, पहला जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलता। सेकंड है वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है केशिकात्व। थर्ड है साबुन के बुलबुले के अंदर दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। फोर्थ है तरंग दैर्ध्य की न्यूनतम रेंज वाली विकिरण में प्रति क्वांटम ऊर्जा अधिकतम होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। सेकंड इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो बूंद की गोलाकार आकृति होती है ना बारिश की, वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है, केशिकात्व के कारण नहीं। 94th क्वेश्चन में देखिए, उपकरण का नाम है ऊर्जा का रूपांतरण कैसे करते हैं। विद्युत चुंबक दिया गया विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, सही होगा। ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। जनरेटर दिया गया रासायनिक ऊर्जा को, उसमें ऊर्जा गलत हो जाएगा। ये यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में। और जो डायनेमो है, ये दिया गया यांत्रिक ऊर्जा को माफ कीजिएगा पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा से कन्वर्ट करता है, लेकिन डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो जनरेटर और डायनेमो गलत दिए गए थे, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन ए। अब इस प्रश्न में बताना कौन सा कथन गलत है। पहला, विद्युत जनित फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत इस पर कार्य करता है। भाप इंजन ऊष्मागतिकी के नियम पर। सोनार पराश्रवित तरंगों का प्रकीर्णन करता है। और डी है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति पर निर्भर है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गलत है। सोनार पराश्रवित तरंगों का परावर्तन करता है, ना कि प्रकीर्णन करता है। 96 क्वेश्चन देखिए, गलत विकल्प चुनना है। पहला, लाल लिटमस विलयन का क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर यह नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। बी है हीलियम तत्व पृथ्वी पर प्रकृति में सबसे हल्का तत्व है। सी, पृथ्वी पर प्रकृति में लिथियम सबसे हल्की धातु है। डी है हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गलत दिया गया है। पृथ्वी पर सबसे हल्का तत्व, यहाँ पर जो हीलियम दिया गया है ये गलत है, ये हो जाएगा हाइड्रोजन तत्व, ठीक है। और सबसे हल्की धातु कौन सी होती है पृथ्वी पर, तो वो लिथियम है। 97 क्वेश्चन देखिए, पहला आयतन एक अदिश राशि है, अर्थात एक स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड है सबसे कम तरंगदैर्ध्य बैगनी प्रकाश की होती है। थर्ड है वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण प्रकाश का व्यतिकरण है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। फोर्थ है रडार का आविष्कार रॉबर्ट वॉटसन ने किया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर केवल थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का जो कारण है वो धूल के कण होते हैं। 98 क्वेश्चन देखिए, पहला हिग्स बोसॉन का गॉड कण के नाम से जानते हैं, गॉड पार्टिकल बोलते हैं। सेकंड है घर्षण और स्नेहक का अध्ययन ट्राइबोलॉजी कहते हैं। थर्ड है नाइट्रोजन की कमी के कारण धान में खैरा रोग होता है। फोर्थ है फसलों में पन्नी छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक गाय का गोबर होता है। सही उत्तर इसमें क्या होगा ये हमको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिंक की कमी से धान में होता है खैरा रोग। और फसलों में जो पन्नी छिड़काव के लिए यूज होता है वो सबसे उपयुक्त होता है यूरिया। 99th क्वेश्चन देखिए, कुछ डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज दी गई हैं। पहला देखते हैं, बच्चों में रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, सही है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। अनीमिया होता है आयरन की कमी से। चूहे मारने का जहर रासायनिक इसका जो पदार्थ जो नाम है वो पोटेशियम साइनाइड से बनाया जाता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है। सारे करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न देखिए, पहला, डायोड का उपयोग आमतौर पर विद्युत आपूर्ति में प्रत्यक्ष धारा
को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। सेकंड है रेक्टिफायर एक उपकरण है जो दो दिशात्मक प्रत्यावर्ती धारा को एकल दिशात्मक दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। देखिए इंग्लिश में देख लेंगे तो इजी रहेगा आपको तैयार करना। और थर्ड है अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का उपयोग शुष्क सेल के इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। फोर्थ है पानी हवा की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ होता है क्योंकि पानी हवा की तुलना में कम संपीड्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। पहला कथन केवल गलत है कि डायोड का उपयोग आमतौर पर विद्युत आपूर्ति में प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यक्ष धारा में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न देखिए सही कथन चुनना। पहला, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मनुष्य के लिए सबसे उपयुक्त है। सेकंड है, बेकेरेल चुंबकीय प्रेरण के माप की इकाई होती है। थर्ड है, लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापते हैं। और फोर्थ है, गॉस रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। बेकेरेल होती है रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई और गॉस है चुंबकीय प्रेरण की माप की इकाई। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना। पहला है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को वस्तु का त्वरण कहते हैं। बी, बांध में रोके गए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। सी, फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डी, चलती हुई गाड़ी रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे की ओर झुक जाना न्यूटन की गति का प्रथम नियम उदाहरण है इसमें। राइट आंसर ऑप्शन ए गलत है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए सही विकल्प चुनना। पहला, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है और न्यूटन के गति के तीसरे नियम का ये उदाहरण है। सेकंड है, ब्यूटीरोमीटर का उपयोग दूध उत्पादों में वसा को मापने के लिए करते हैं। थर्ड है, वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। फोर्थ है, भाप का इंजन ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल पहला गलत है बाकी सब सही है क्योंकि इसमें न्यूटन के गति के दूसरे नियम का प्रयोग होगा। गेंद पकड़ते समय जो खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए। पहला कथन है, स्वचालित कलाइयों, मतलब इसमें सही विकल्प चुनना इसलिए देख लीजिए। स्वचालित कलाई घड़ियों में हाथ की विभिन्न गतिविधियों से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। सेकंड है, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी होता है। सी, जब प्रकाश किसी प्रिज्म पर होकर फैलता है तो लाल रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, गलत विकल्प इसमें भी चुनना है। अब इस प्रश्न में बताना कौन सा कथन गलत है। पहला, विद्युत जनित या फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत इस पर कार्य करता है। भाप इंजन ऊष्मा गतिकी के नियम पर। सोनार पराश्रवित तरंगों का प्रकीर्णन करता है। और डी है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति पर निर्भर है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गलत है। सोनार पराश्रवित तरंगों का परावर्तन करता है, ना कि प्रकीर्णन करता है। 96 क्वेश्चन देखिए, गलत विकल्प चुनना है। पहला है, लाल लिटमस विलयन का क्षार के साथ अभिक्रिया कराने पर यह नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। बी है, हीलियम तत्व पृथ्वी पर प्रकृति में सबसे हल्का तत्व है। सी, पृथ्वी पर प्रकृति में लिथियम सबसे हल्की धातु है। डी है, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गलत दिया गया है। पृथ्वी पर सबसे हल्का तत्व यहाँ पर जो हीलियम दिया गया है ये गलत है, ये हो जाएगा हाइड्रोजन तत्व। ठीक है, और सबसे हल्की धातु कौन सी होती है पृथ्वी पर, तो वो लिथियम है। 97 क्वेश्चन देखिए। पहला, आयतन एक अदिश राशि है अर्थात एक स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश की होती है। थर्ड है, वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण प्रकाश का व्यतिकरण है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है। फोर्थ है, रडार का आविष्कार रॉबर्ट वॉटसन ने किया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर केवल थर्ड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का जो कारण है वो धूल के कण होते हैं। 98 क्वेश्चन देखिए। पहला, हिग्स बोसॉन का गॉड कण के नाम से जानते हैं, गॉड पार्टिकल बोलते हैं। सेकंड है, घर्षण और स्नेहक का अध्ययन ट्राइबोलॉजी कहते हैं। थर्ड है, नाइट्रोजन की कमी के कारण धान में खैरा रोग होता है। फोर्थ है, फसलों में पन्नी छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक गाय का गोबर होता है। सही उत्तर इसमें क्या होगा ये हमको बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। थर्ड इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि जिंक की कमी से धान में होता है खैरा रोग।
और फसलों में जो परनी छिड़काव के लिए यूज़ होता है वो सबसे उपयुक्त होता है यूरिया। 99वां क्वेश्चन देखिए, कुछ डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज़ दी गई हैं। पहला देखते हैं, बच्चों में रिकेट्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है, सही है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से, अनीमिया होता है आयरन की कमी से, चूहे मारने का जहर रासायनिक इसका जो पदार्थ जो नाम है वो पोटेशियम साइनाइड से बनाया जाता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करती है। सारे करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी राइट है। अगला प्रश्न देखिए, पहला, डायोड का उपयोग आमतौर पर विद्युत आपूर्ति में प्रत्यक्ष धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। सेकंड है, दिष्टकारी माफ कीजिएगा रेक्टिफायर एक उपकरण है जो दो दिशात्मक प्रत्यावर्ती धारा को एकल दिशात्मक दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। देखिए इंग्लिश में देख लेंगे तो इजी रहेगा आपको तैयार करना। और थर्ड है, अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का उपयोग शुष्क सेल के इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। फोर्थ है, पानी हवा की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ होता है क्योंकि पानी हवा की तुलना में कम संपीड्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। पहला कथन केवल गलत है क्योंकि डायोड का उपयोग आमतौर पर विद्युत आपूर्ति में प्रत्यावर्ती धारा को प्रत्यक्ष धारा में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सही कथन चुनना। पहला, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मनुष्य के लिए सबसे उपयुक्त है। सेकंड है, बेकरेल चुंबकीय प्रेरण के माप की इकाई होती है। थर्ड है, लेंस की शक्ति डायोप्टर में मापते हैं। और फोर्थ है, गॉस रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। बेकरेल होती है रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई और गॉस है चुंबकीय प्रेरण की माप की इकाई। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना। पहला है, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को वस्तु का त्वरण कहते हैं। बी, बांध में रोके गए पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। सी, फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डी, चलती हुई गाड़ी रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का आगे की ओर झुक जाना न्यूटन की गति का प्रथम नियम उदाहरण है इसमें। राइट आंसर ऑप्शन ए गलत है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को वस्तु का संवेग कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है और न्यूटन के गति के तीसरे नियम का ये उदाहरण है। सेकंड है, ब्यूटीरोमीटर का उपयोग दूध उत्पादों में वसा को मापने के लिए करते हैं। थर्ड है, वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। फोर्थ है, भाप का इंजन ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल पहला गलत है, बाकी सब सही है क्योंकि इसमें न्यूटन के गति के दूसरे नियम का प्रयोग होगा। गेंद पकड़ते समय जो खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है, स्वचालित कलाइयों, मतलब इसमें सही विकल्प चुनना, इसलिए देख लीजिए। स्वचालित कलाई घड़ियों में हाथ की विभिन्न गतिविधियों से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। सेकंड है, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी होता है। सी, जब प्रकाश किसी प्रिज्म पर होकर फैलता है तो लाल रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, गलत विकल्प इसमें भी चुनना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि राष्ट्रीय आपदा संस्थान नई दिल्ली में है, ना कि कटक उड़ीसा में। अगला प्रश्न देखिए, गलत विकल्प चुनना है। पहला, विश्व व्यापार संगठन जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन न्यूयॉर्क में है। सी है, बिम्स्टेक ढाका बांग्लादेश में। फोर्थ है, आसियान जकार्ता इंडोनेशिया में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गलत है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। बाकी सारे करेक्ट दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना है। पहला है, यूपी शहद के प्रोडक्शन में लीडिंग स्टेट है। सेकंड है, आलू के प्रोडक्शन में फर्स्ट प्लेस पर है। थर्ड है, गेहूं के प्रोडक्शन में भी, और सब्जियों के प्रोडक्शन में भारत पहले नंबर पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूपी शहद, आलू, गेहूं और सब्जी सभी के प्रोडक्शन में पहले नंबर पर है। अगला प्रश्न देखिए, पहला है, यूपी मीट के प्रोडक्शन में दूसरा स्टेट है। यूपी दूध के प्रोडक्शन में दूसरा स्टेट है। चावल के मामले में दूसरे प्लेस पर आता है। तंबाकू में सेकंड और कुल खाद्यान्न में दूसरे नंबर पर है। इसमें देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। तंबाकू के प्रोडक्शन में और कुल खाद्यान्न में गलत दिया गया है क्योंकि तंबाकू में थर्ड प्लेस पर है
और कुल खाद्यान्न में पहले नंबर पर आता है। अगला प्रश्न देखिए, गलत विकल्प चुनना। पहला रूस, बोत्सवाना और कनाडा, जिसमें हीरे के प्रोडक्शन में लीडिंग कंट्रीज हैं। सेकंड है सोने के मामले में चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए लीडिंग कंट्रीज हैं। फिर है लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया, चीन और ब्राज़ील है। डी है मैक्सिको, चीन और पेरू, ये चांदी के उत्पादन में 3 लीडिंग कंट्रीज हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, क्योंकि गोल्ड में फर्स्ट प्लेस पर चाइना है, सेकंड ऑस्ट्रेलिया है, तीसरे नंबर पर रूस है, ना कि यूएसए है। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के संबंध में। पहला है सबसे अधिक जनसंख्या यूपी की है, सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर मेघालय की है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल का है, सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है, सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश का है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। केवल तीसरा कथन गलत है, बाकी सब सही है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। अगला प्रश्न देखिए, बजट के संबंध में पूछा गया। पहला कथन है वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय में 11.11% की वृद्धि की घोषणा हुई है। सेकेंड है पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपए किया गया, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.4% होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना है। पहला है वर्ष 2029 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। बी है वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% रहने का अनुमान है। सी है कौशल भारत मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। और डी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 11.8 करोड़ किसानों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। इसमें से जो गलत विकल्प है वो ऑप्शन ए है, भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा बताया जा रहा है वर्ष 2029 तक, जबकि ये 2027 तक है। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला फसल बीमा योजना के माध्यम से 4 करोड़ किसानों तक फसल बीमा पहुंचाया गया था। सेकंड है सुव्यवस्थित कृषि व्यापार के लिए 1361 मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बाजार के तहत एकीकृत किया गया है। थर्ड है सोलर रूफटॉप के तहत 1 करोड़ परिवारों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिल सकेगी। फोर्थ है 9 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर टीकाकरण प्रोत्साहित किया गया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। केवल चौथा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के लिए किया गया है। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना। पहला विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। बी है निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को देय राशि 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की गई है। सी प्रखंडों और पंचायतों में स्वचालित मौसम स्टेशन स्वचालित वर्षा मापी यंत्र लगाने के लिए 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। डी है इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन डी, कोई भी कथन गलत नहीं है। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना है। पहला महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 में 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहायता प्रदान करना है। सेकंड है यूपी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के बजट का आकार बढ़ाकर 7,36,437 करोड़ रुपए कर दिया है। थर्ड है यूपी राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा है कि यह बजट राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। अगला प्रश्न है गलत विकल्प चुनना। पहला 51 जिलों में अति सघन वन मौजूद नहीं है। सेकंड है यूपी में कुल वनावरण और वृक्षावरण देखा जाए तो ये हो जाएगा 22,238.89 वर्ग किलोमीटर। सी वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि सोनभद्र में है। और डी है सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ क्षेत्रफल में आगरा में है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गलत है। वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि सहारनपुर में दर्ज की गई है। अगले प्रश्न में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के संबंध में सही विकल्प चुनना है। पहला है इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1949 को संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा की गई। सेकंड इसे मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में जाना जाता था। थर्ड इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। इसमें से बताना कौन सा आंसर करेक्ट हो, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला गलत है, इसकी स्थापना वर्ष होगी 11 दिसंबर 1946, ना कि 1949। 118वां प्रश्न है निम्नलिखित में से गलत विकल्प चुने। पहला है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने हेतु अलग अलग राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल
सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। बी, केंद्र सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के तहत 7 सितंबर 2022 को पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया नाम से एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की थी। सी, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार जल जीवन मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 तक राज्य के सभी 2.26 करोड़ परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुने। पहला, नेपाली कांग्रेस पार्टी के रामचंद्र पौडेल को हाल ही में नेपाल का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। सेकंड है, वो वान थुआंग को हाल ही में वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है। थर्ड है, मैनुएला लोकाबोटे ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति। और फोर्थ है, अहमद अदेकुनले टिनुबू ये हाल ही में इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। इसका राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। जबकि नाइजीरिया के राष्ट्रपति के रूप में अहमद अदेकुनले टिनुबू हैं और मैनुएला लोकाबोटे ये इक्वेटोरियल गिनी की हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है 6 जून 2023 को दक्षिण पूर्व अरब सागर से उठा पहला चक्रवाती तूफान बिपरजॉय सौराष्ट्र और कच्छ में लैंडफॉल किया है। सेकंड, हाल ही में 21 फरवरी 2023 को उष्णकटिबंधीय चक्रवात फ्रेडी ने पहली बार अफ्रीका के मेडागास्कर तट पर लैंडफॉल किया है। थर्ड, हाल ही में मार्च 2023 को दुनिया के सबसे बड़े सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन डी तीनों करेक्ट है। 121वां प्रश्न, पहला 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 5 से 7 सितंबर 2023 तक जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। सेकंड, आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने की। थर्ड, आसियान शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय आसियान मामले विकास का केंद्र है। फोर्थ, जकार्ता में आसियान भारत शिखर सम्मेलन के दौरान भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिली तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास की स्थापना की घोषणा की है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुना। पहला, हाल ही में यूनिसेफ और जनरेशन अनलिमिटेड द्वारा भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से हाल ही में दुबई में COP28 के दौरान ग्रीन राइजिंग पहल का शुभारंभ किया गया है। सेकंड है, हाल ही में भारत ने म्यांमार के लोगों के लिए आपदा सहायता प्रदान करने हेतु ऑपरेशन करुणा का शुभारंभ किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों करेक्ट है। 123 क्वेश्चन देखिए, पहला है, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के दौरान I2U2 समूह के देशों द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम का अनावरण किया गया है। सेकंड है, सऊदी अरब के रियाद में आयोजित यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की 45वीं वार्षिक आम बैठक के दौरान दुनिया भर से कुल 42 नए स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। थर्ड है, वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन को भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल और कर्नाटक के पवित्र मंदिरों के होयसला समूह को 42वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे करेक्ट। अगले प्रश्न में सही विकल्प चुनना है। पहला कथन देखिए इसका, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों पर खोजी गई समुद्री हेडशील्ड समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति की पहचान की। इसका नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा गया है। सेकंड है, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सहायक महासचिव के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने मुंबई में अपनी पहली पुस्तक स्वैलोइंग द सन लॉन्च की है। स्वैलोइंग द सन। थर्ड है, हाल ही में भारत और निकारागुआ ने फार्माकोपिया मान्यता पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के माध्यम से फार्मास्यूटिकल विनियम के क्षेत्र में महत्वपूर्ण साझेदारी बनाई है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अनुराग अग्रवाल को हाल ही में संसद की सुरक्षा व्यवस्था का प्रमुख नियुक्त किया गया है। सेकंड, हाल ही में अमरावती के बेगम बाजार महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप की 21 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। थर्ड, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया ने हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। फोर्थ, केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में राष्ट्रीय कोयला रसद योजना और नीति 2023 के शुभारंभ की घोषणा की है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। केवल दूसरा कथन गलत है, बाकी सब सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा का अनावरण किया गया वो हैदराबाद में है, ना कि अमरावती में। अगला प्रश्न देखिए, पहला, बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 में मेक इन इंडिया विजन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार C.डॉट
और कॉलकॉम ने हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सेकंड है L&T ने हाल ही में गुजरात के हजीरा में अपने ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र में अपने पहले स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन किया है। थर्ड, अमित शाह ने हाल ही में ओशन ग्रेस नामक भारत के पहले ASTDS टग, एक 60T बोलार्ड पुल टग और एक मेडिकल मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है। फोर्थ है, डॉक्टर प्रदीप महाजन को हाल ही में प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। केवल तीसरा कथन गलत है, बाकी सारे सही दिए गए हैं। तीसरा जो गलत है वो इस वजह से होगा, यहाँ पर अमित शाह नहीं, यहाँ पे होंगे सर्बानंद सोनोवाल ने। अगला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला है, तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में गरीबों के लिए इंदिरा अम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की है। सेकंड है, गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में सहकारी बैंकों को आधुनिक बनाने और मजबूत करने के उद्देश्य से नई दिल्ली में राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड का उद्घाटन किया है। थर्ड है, नागालैंड की विधानसभा ने हाल ही में सर्वसम्मति से भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और मुक्त आवाजाही प्रणाली को निलंबित करने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया है। सही उत्तर ऑप्शन बी, सेकंड और थर्ड करेक्ट है। यहाँ पर तमिलनाडु नहीं, तेलंगाना की सरकार है। 128वां प्रश्न, सही विकल्प चुनना। पहला, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दुनिया भर में बहरेपन और श्रवण हानि को रोकने और कान और सुनने की देखभाल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। सेकंड, हाल ही में नागर विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसका सही उत्तर होगा केवल पहला कथन सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो जुर्माना लगा है वो 30 लाख का है एयर इंडिया पर, ना कि 50 लाख। 129 क्वेश्चन देखिए, पहला, भारत के वस्तु और सेवा कर संग्रह में साल दर साल 12.5% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। सेकंड, प्रधानमंत्री ने हाल ही में झारखंड के धनबाद के सिंदरी में हिंदुस्तान फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट्स राष्ट्र को समर्पित किया है। थर्ड, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में वित्तीय सेवा क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के लिए ओडिशा के युवा स्नातकों के लिए प्रोजेक्ट ODI सर्व लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, तीनों करेक्ट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिकों को हाल ही में क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए रसायन विज्ञान 2023 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पहले हैं मोंगी बावेंडी, सेकंड है लुइस ब्रूस, थर्ड है अलेक्सी एकिमेव। राइट आंसर ऑप्शन डी, तीनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी मर्सर CFA इंस्टीट्यूट वैश्विक पेंशन सूचकांक से संबंधित सही विकल्प बताना है। फर्स्ट रैंक नीदरलैंड की है, करेक्ट हो जाएगा। सेकंड, डेनमार्क की, गलत दी गई है। आइसलैंड की सेकंड है, थर्ड है डेनमार्क की, और 45th है भारत की। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगले प्रश्न में गलत विकल्प ढूंढना है। पहला, आतंकी संगठन हमास द्वारा हाल ही में इजराइल पर किए गए हमले को ऑपरेशन अलक्सा फ्लड नाम दिया गया है। सेकंड, ऑपरेशन अलक्सा फ्लड का उद्देश्य गाजा पर 15 साल से जारी इजरायली नोकबंदी को खत्म करना भी है। थर्ड, ऑपरेशन अलक्सा फ्लड के जवाब में इजराइल ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स नामक एक अभियान शुरू किया है। राइट आंसर ऑप्शन डी, कोई भी कथन गलत नहीं। 133 क्वेश्चन देखिए, पहला, भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने हाल ही में भारत की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान नई दिल्ली के अलावा MP और महाराष्ट्र का दौरा किया है। सेकंड, भारत के सहयोग से भूटान में 720 मेगावाट क्षमता वाली मंगदेछू जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया, जिसे हाल ही में भूटान को सौंप दिया गया है। थर्ड, भारत और भूटान के बीच पहले रेल लिंक, सीमा पारी रेल लिंक का निर्माण भी प्रस्तावित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। पहला गलत है, बाकी सही है, क्योंकि भूटान नरेश ने जो यात्रा की वो नई दिल्ली के अलावा असम और महाराष्ट्र का दौरा किया था, ना कि MP। 134 क्वेश्चन, सही विकल्प देखना। पहला, ऑस्ट्रेलिया की डीकिन यूनिवर्सिटी हाल ही में भारत के गांधीनगर गुजरात में अपनी शाखा खोलने वाली पहली विदेशी यूनिवर्सिटी बन गई है, पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी होगी। सेकंड, केरल हाल ही में सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, पहला, नेफ्यू रियो ने हाल ही में 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। सेकंड है, थॉमस ए संगमा को हाल ही में 11वीं नागालैंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। थर्ड है, मानिक साहा को हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। फोर्थ है, विश्व बंधु सेन को हाल ही में त्रिपुरा विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। केवल दूसरा गलत है, बाकी सब सही है, क्योंकि थॉमस ए संगमा नागालैंड नहीं, यहाँ पर जगह मेघालय विधानसभा का इनको अध्यक्ष चुना गया है। 136 में देखिए, पहला, शीतल महाजन माउंट एवरेस्ट के सामने
21,500 फीट की ऊंचाई में स्काई डाइव करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। सेकंड है, झारखंड के रांची में आयोजित 7वीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने 5वीं बार जीत हासिल की है। थर्ड है, क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में विराट कोहली 11 मैचों में 765 रन बनाकर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी, तीनों करेक्ट हैं। 137 देखिए, पहला है, कॉग्निजेंट इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजेश नाम्बियार को हाल ही में नेस्कॉम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सेकंड है, ईरान की नरगिस मोहम्मदी को हाल ही में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। थर्ड है, भारतीय फैशन डिज़ाइनर राहुल मिश्रा को हाल ही में फ्रांसीसी सरकार द्वारा शेवेलियर डीला ऑर्डर देस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस से सम्मानित किया गया। थोड़ा अजीब सा नाम है, ठीक है, देख लीजिएगा। फोर्थ है, भारत के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन का हाल ही में बेंगलुरु कर्नाटक में उद्घाटन किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे करेक्ट हैं। 138 क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना। पहला है, नासा ने हाल ही में इनफ्यूज मिशन के हिस्से के रूप में एक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया है। सेकंड, इनफ्यूज का पूरा नाम है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट सैटेलाइट एक्सपेरिमेंट। थर्ड, इस मिशन का लक्ष्य पृथ्वी से 2600 प्रकाश वर्ष दूर स्थित 20,000 साल पुराने सुपरनोवा अवशेष सिग्नल लूप का अध्ययन करना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला, और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि इनफ्यूज का पूरा नाम है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर हरियाणा के टिकली गांव में अरावली हरित परियोजना का शुभारंभ किया है। सेकंड है, जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में अरगाम गांव को हाल ही में भारत का सबसे बड़ा पुस्तक गांव घोषित किया गया है। थर्ड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है, प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में स्थित नए संसद भवन का उद्घाटन हाल ही में किया। सेकंड है, नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने 75 रुपये का सिक्का और एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया है। थर्ड है, प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर लोकसभा कक्ष में अध्यक्ष के ठीक बगल में पवित्र सिंगोल भी स्थापित किया है। राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। 141 क्वेश्चन देखिए, पहला, भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने हाल ही में नई दिल्ली में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सेकेंड है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई उड़ान 5.1 योजना शुरू की गई है। थर्ड है, केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने हाल ही में जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण किया है। फोर्थ है, पहली जेट सूट रेस हाल ही में ग्रेविटी इंडस्ट्रीज द्वारा अबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल के सहयोग से आयोजित की गई है। राइट आंसर ऑप्शन बी, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा सही स्टेटमेंट है, चौथा गलत है, क्योंकि पहली जेट सूट रेस हाल ही में दुबई में आयोजित की गई। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय रसायन और उर्वरक तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हाल ही में निम्नलिखित में से किन 3 राज्यों में नए केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र, झारखंड, एमपी और हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, झारखंड, एमपी और हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है, उड़ीसा राज्य में संबलपुर की प्रसिद्ध चांदी तारकासी को हाल ही में जीआई टैग दिया है। सेकंड है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में पटना में 30 करोड़ रुपए की लागत से बने पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। थर्ड है, सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी ने हाल ही में सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर के रूप में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। फोर्थ है, आमिर सुबहानी की जगह हाल ही में ब्रजेश मेहरोत्रा को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, पहला छोड़ के बाकी सारे सही हैं। ओडिशा राज्य में कटक की प्रसिद्ध चांदी तारकासी को जीआई टैग दिया गया है, ना कि संबलपुर की। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना है। पहला देखिए, प्रधानमंत्री ने हाल ही में यूपी के मुरादाबाद में साहिबाबाद रैपिडेक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के प्राथमिकता खंड का उद्घाटन किया है। सेकेंड है, केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने हाल ही में आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल शुरू की है। थर्ड है, भारत की संसद ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन
संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है। इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल पहला कथन गलत है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है मुरादाबाद, जबकि होगा गाजियाबाद में उद्घाटन किया गया है। 145 क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके निधन के अनुसार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। जैसे कि कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर होयसला हैं, कांग्रेस के अनुभवी नेता और यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी हैं, थर्ड है यूरोपीय संघ की एकल मुद्रा परियोजना के संस्थापक जैक्स टेलर्स, और फोर्थ है प्रख्यात इतिहासकार और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र की प्रोफेसर आर चंपकलक्ष्मी। इसका राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कर्नाटक के पूर्व जूनियर क्रिकेटर होयसला का निधन हुआ फरवरी में। ठीक है, फिर जो अजीज कुरैशी हैं, इनका निधन हुआ है मार्च में। ठीक है, जैक्स डेलर्स का निधन हुआ है, इनका भी देख लीजिए, दिसंबर में। और ये जो इतिहासकार हैं चंपकलक्ष्मी, इनका हुआ है जनवरी में। जब मैच करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाएंगे 3412, राइट आंसर होगा बी। 146 क्वेश्चन है, पहला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में आगरा और मथुरा के बीच पहली अंतर जिला हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। सेकंड है, हाल ही में यमुना के किनारे स्थित सुहाग नगरी फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है। थर्ड है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में गोरखपुर में रामगढ़ ताल में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस क्रूज लेक क्वीन का उद्घाटन किया है। फोर्थ है, यूपी के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व को हाल ही में उसकी परिवर्तनकारी टिकाऊ पर्यटन क्षमता के लिए कैलाश सांखला पुरस्कार दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा करेक्ट हो जाएगा। और ये जो कैलाश सांखला पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, ना कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व। अब अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना है। तो पहला, यूपी के सिकंदराबाद जिले के अरविंद सिंह ने हाल ही में गोवा में आयोजित राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत पुरुष युगल रोइंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। सेकंड, हाल ही में यूपी के वाराणसी के उमरा में स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। थर्ड, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में मुरादाबाद के बिलारी में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनकी 51 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है, केवल पहला कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर यूपी के ये बुलंदशहर के हैं अरविंद सिंह। राइट आंसर ऑप्शन ए। 148 क्वेश्चन देखिए, सही विकल्प चुनना। पहला, यूपी के मुख्यमंत्री सरकार ने हाल ही में साधु टीएल वासवानी की जयंती को मांस मुक्त दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। सेकंड है, यूपी के बरेली जिले की सिदियावा ग्राम पंचायत को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन द्वारा गुणवत्तापूर्वक सेवा प्रदान करने के लिए प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया है। थर्ड है, लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने हाल ही में उत्तर धौना गांव में स्विट्जरलैंड की तर्ज पर नई गौशाला बनाने की घोषणा की है। फोर्थ, यूपी के गोरखपुर जिले के युवा पर्वतारोही नीतीश सिंह ने हाल ही में तुर्की की सबसे ऊंची चोटी माउंट अरारत 16,854 फीट को फतह किया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, पहला, तीसरा, चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा गलत है, क्योंकि ये जो सिंधियावा गांव है, ये गांव पंचायत जो है वो बाराबंकी जिले की है। 149 क्वेश्चन, पहला कथन है, यूपी के आगरा में बने चमड़े के जूते को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। सेकंड है, लखनऊ मेट्रो का काम तय समय से पहले पूरा करने के लिए हाल ही में प्रायोरिटी कॉरिडोर के अंडरग्राउंड हिस्से के रैंप एरिया में तीसरी टनल बोरिंग मशीन TBM शिवाजी लॉन्च की गई है। थर्ड है, सॉफ्टवेयर दिग्गज इन्फोसिस ने हाल ही में लखनऊ के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय में राज्य की पहली मेकर्स लैब स्थापित करने की घोषणा की है। राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन देखिए। पहला, यूपी के कानपुर में स्थित छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने हाल ही में एक नई पहल करते हुए जीवित साहित्यकारों पर PhD करने का निर्णय लिया है। सेकंड है, PhD कराने का निर्णय लिया है, माफ कीजिएगा। सेकंड है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने हाल ही में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ को चिकित्सा शिक्षा केंद्र के लिए नोडल केंद्र बनाया है। थर्ड, 11 से 16 जुलाई तक यूपी राज्य में आयोजित कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेजबानी गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय को दी गई है। और फोर्थ है, उत्तर मध्य रेलवे का वाराणसी जंक्शन हाल ही में यात्रियों के लिए स्लीपिंग पॉड की सुविधा शुरू करने वाला यूपी का पहला स्टेशन बन गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चौथा केवल गलत है, बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। ये इसलिए गलत है क्योंकि उत्तर मध्य रेलवे का जो जंक्शन है ये वाराणसी नहीं है, प्रयागराज जंक्शन है, जो कि
स्लीपिंग पॉड की सुविधा शुरू करने वाला पहला स्टेशन बन गया है। तो आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए इस सेट के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। तो आपकी नई सीरीज़ अब स्टार्ट होगी। यहाँ तक आप लोगों ने ये सेट सॉल्व किए हैं, आप लोग कोशिश कीजिए इनको रिवीजन अच्छे से कर लीजिए और बार बार रिपीट करके अच्छे से स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल स्पीड पे मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछते रहिएगा। पेड कोर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन पर कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा जो नई सीरीज़ शुरू होगी वही दोपहर 1 बजे जैसे चल रही थी और रात को 9 बजे क्लास तो चलती ही है, आप उसी के अनुसार देख सकते हैं। कल से नई क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। लगभग 30 डेज़ जो आपके एग्ज़ाम का टारगेट है उसको लेकर के मैं क्लास स्टार्ट करूँगी। तो आपके अपने सुझाव भी कमेंट करके मुझे बताते रहें। वीडियो कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।